अस्सलाम वालेकुम। बेसमेंट, लेकिन वो ऐसा बेसमेंट नहीं था जैसे लोगों के घरों में होता है, गरम और कंफर्टेबल। ये पुराना था और अंधेरे में गुम था और हमेशा थोड़ा ठंडा रहता था, चाहे गर्मी का मौसम ही क्यों ना हो। सबसे बेहतर तरीका इसका इजहार करने का ये है कि ये जगह हमेशा अजीब महसूस होती थी, जैसे इस घर का इस बेसमेंट से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। जब भी मैं वहाँ होता, अजीब सी घबराहट महसूस होती थी और कभी सुकून नहीं मिलता था, लेकिन घर के अंदर बाकी जगह सब ठीक लगता था। एक दिन दोपहर के वक्त मैं बेसमेंट में अकेला खेल रहा था, खामोशी और अंधेरे में। तभी मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने अंधेरे में से मुझे देखा हो। मैं एकदम से रुक गया, मुझे गूज़बम्स आने लगे और मेरा दिल जो कि ज़ोरों से धड़कने लगा। फिर मैंने देखा, पहले तो सिर्फ हरकत महसूस हुई। मेरा बेडरूम का दरवाज़ा बहुत धीरे और आराम से खुल रहा था, बिना किसी आवाज़ के, जबकि वो दरवाज़ा हमेशा चीखता था। उस घर की हर चीज़ चीखती थी, मगर इस दफ़ा सब कुछ खामोश था और लगता था कि जानबूझ कर हो रहा है ये सब। उस दरवाजे के शीशे पे एक छोटी सी डेकोरेशन लगी होती थी, एक सस्ती सी चीज़ जो हम बचपन में पसंद करते थे, जिसे मेरी बहन और मैंने सक्शन कब से लगाया था। मैं उसी को घूरता रहा, सांस रुकी हुई थी मेरी। फिर वो गिर गई। कोई जानबूझकर नहीं गिरी वो, बल्कि जैसे किसी ने ज़बरदस्ती उसे खींच के गिरा दिया हो। वो ज़मीन पे गिरकर हल्की सी आवाज़ के साथ टकराई। उसी वक्त मेरे अंदर कुछ टूट गया जैसे। मैं भागा, पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने दोबारा। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मेरे कदम सीढ़ियों पे गूंज रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अजीब सा वजूद मेरे पीछे है, मेरा पीछा कर रहा है। मैं उस वक्त तक नहीं रुका जब तक अपनी माँ के पास नहीं पहुँच गया। सांस फूली हुई थी मेरी, दिल तेज़ी से धड़क रहा था और मैं कोशिश कर रहा था कि अपनी माँ को बता सकूं कि मैंने क्या देखा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरी माँ ने मेरी बात को हंसकर टाल दिया। ना कोई मानना, ना कोई इमेजिनेशन का कमेंट। वो मेरे साथ नीचे गईं, हर रोशनी ऑन करती गईं। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, खामोश, लेकिन मुझे पता था कुछ तो था वहाँ। बाद में पता चला कि मैं अकेला नहीं था यहाँ। सालों तक मुझे वैसे ही महसूस होता रहा, ख़ास तौर पे बेसमेंट के एक हिस्से में, जैसे दीवारों में आंखें हों। वो जैसे मुझे घूरता रहता हो, जैसे कोई दरारों में से मुझे देख रहा हो। एक शाम मेरे वालिद ने भी ऐसी ही चीज़ महसूस की। वो और मेरी माँ डाइनिंग टेबल पे बैठे किसी आम बात पे गुफ्तगू कर रहे थे। तभी मेरे वालिद का चेहरा बदल गया, उनकी आंखें फट सी गईं और मुंह हैरान रह गया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस उंगली से इशारा किया। मेरी माँ ने देखा, एक बोतल जो कि टेबल पर रखी हुई थी धीरे धीरे टेबल पर खिसक रही थी, बिल्कुल कंट्रोल में, जैसे कोई उसे चला रहा हो। किसी ने उसे छुआ नहीं था, ना कोई हवा थी, ना कोई वाइब्रेशन, सिर्फ एक चीज़ की हरकत। मेरी माँ ने इस बात पे कुछ नहीं कहा, सालों बाद बताया। जब कहा तो बताया कि वो बेसमेंट का दरवाज़ा अक्सर खुलते और बंद होते सुनती थी जब घर में कोई नहीं होता था। और नहीं सिर्फ एक या दो दफ़ा नहीं, बल्कि दिन में और रात में काफ़ी दफ़ा। और कदम की आवाज़ें भी हल्की, नेप टोल, जैसे कोई अंधेरे में चक्कर काट रहा हो। उन्होंने कहा कि सबसे डरावनी बात ये थी कि ये सब कुछ रैंडम नहीं लगता था, जैसे किसी को होश हो, वो जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा हो। एक रात मेरी माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ, बेसमेंट में दबाव और ज़्यादा बढ़ गया, हवा अजीब सी हो गई। वो अकेली नीचे गई बिना किसी रोशनी के, सिर्फ ऊपर से घर की हल्की सी रोशनी आ रही थी। और वो अंधेरी खामोशी में कमरे के दरमियान में खड़ी होकर सिर्फ एक बात बोली, मुझे नहीं पता तुम क्या हो, लेकिन तुम यहाँ कबूल नहीं। अगर तुमने यहाँ रहना है तो सही तरह रहो, हमें तंग मत करो, और ये हमारा घर महफूज है। अगर तुमने यहाँ से जाना है तो जा सकते हो। उसके बाद वो भारी महसूसत कम होना शुरू हो गई। दरवाज़ा खुलना बंद हो गया, कदम की आवाज़ें ख़त्म हो गईं, जैसे पूरा घर सालों बाद पहली दफ़ा सांस ले रहा हो। कभी पता नहीं चला कि वो क्या था, कोई भूत या उससे भी बुरा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो यहाँ नहीं होना चाहिए था। और मुझे अभी भी याद आता है वो दरवाज़ा
खामोशी में धीरे से खुलना उसका, वो भारी हवा और वो बोतल का हिलना, जैसे कोई सिर्फ ये देख रहा हो कि वो कितनी दूर तक जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो दिखाई देना चाहता था, लेकिन जब वो दिखाई दिया तो वो वापस नहीं जाना चाहता था। खुशी है कि सब कुछ रुक गया और हमारा घर अब महफूज है पूरे मुकम्मल तरीके से। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर शहर के बाहर के इलाके में रहता हूँ, लेकिन हर दफ़ा जब भी इस वाक़ये के बारे में सोचता हूँ, दिल हिला देने वाली यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैं अभी तक हैरान हूँ जो मैंने देखा, और जब भी ये कहानी सुनाता हूँ लोग यकीन नहीं करते। मुझे पहले कभी ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं हुई थी। उस वक्त मेरा घर लाहौर के करीबी इलाके में था। वहाँ एक पुराना सा एक मंजिला घर मकान था हमारा। मेरी फैमिली ने ये मकान तब ख़रीदा जब मैं तकरीबन 10 साल का था। जब हमने वहाँ शिफ्ट किया, रात में अकेला रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अजीब सा लगता था जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मेरे ख्वाब भी अजीब से और बहुत ही वाजिया होते थे। घर का नक्शा कुछ यूँ था कि ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम की एक ही जगह थी, और उसी में से किचन का एक दरवाज़ा निकलता था। किचन के अंदर एक पेंट्री थी जिसका स्लाइडिंग दरवाज़ा था। जब भी ये दरवाज़ा खुलता मुझे वो घूरती नज़र और ज़्यादा महसूस होती थी। मुझे पूरी तरह यकीन था ये घर किसी रूह या कुछ और से मुतासिर था। ये वाक़या तब का है जब मैं 14 साल का हो चुका था। घर में एक पुरानी मेज़ थी जिसके नीचे मेरा कुत्ता बैठा करता था। उसकी तबीयत उस वक्त काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं उसे देखने गया। उसे ठीक देखकर और ये देखकर कि अब्बा सोफ़ा पर सोए हुए हैं, मैं भी जो मेज़ थी उसके साइड पर नीचे बैठ गया अपने कुत्ते के साथ। मुझे पता है ये अजीब है, लेकिन मैं बचपन में वाकई थोड़ा अजीब सा बच्चा था। टीवी बंद था और मैंने अपने हेडफोन्स लगाए और हल्की सी मौसीकी सुननी शुरू की। मैं अपने कुत्ते का सिर थपथपा रहा था कि अचानक उसने अपना सिर उठाया। मैंने भी सिर उठाया और हेडफोन्स निकाले। हमारे बिल्कुल सामने एक शख्सियत खड़ी। वो चीज़ अजीब सी थी, दोनों तरफ एक झटका सा था जैसे उसे भी हैरानी हुई हो। वो कुछ इस तरह की थी कि जैसे पुरानी टीवी की स्टैटिक स्क्रीन हो, सफ़ेद और स्याह डॉट्स हिलते हुए। आँखों का पता मुश्किल से चलता था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे देख रही है। फिर उसने अपना चेहरा मोड़ा और धीरे धीरे गायब हो गई। मैं फ़ौरन मेज़ के नीचे से निकलकर भागकर अब्बा के पास गया। इस दफ़ा वो जाग चुके थे। पहले तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन बाद में उन्होंने कबूल किया कि हाँ, उन्होंने भी वो चीज़ देखी थी। मुझे कहा गया कि उसे नज़रअंदाज कर दूं, लेकिन मैं उस चीज़ का कोई भी अक्लमंदाना सबब नहीं सोच सका। मुझे समझ नहीं आया कि वो स्टैटिक जैसा क्यों था और क्यों उसमें और मुझ में एक ही वक्त में हैरानी थी। जब मैं उस वक्त को याद करता हूँ तो कभी कभी ये सब कुछ बेवजह सा लगता है, लेकिन वो घूरती नज़र की फीलिंग असली थी। और कुछ साल बाद मेरी फैमिली ने वो घर छोड़ दिया। उस दिन के बाद कभी मेरे साथ कुछ ऐसा वाक़या नहीं हुआ। शुक्र है अल्लाह का, अब मैं ठीक हूँ और महफूज हूँ। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं चक्री चौक रावलपिंडी के करीब एक पेट्रोल पंप पर रुका। शाम का वक्त था और मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं और पास के एक छोटी सी दुकान से खाने का कुछ सामान ले आऊं। जब मैं अपनी गाड़ी में आराम फरमा रहा था तो मोबाइल चेक कर रहा था, तो अचानक किसी ने मेरे दरवाज़े पर दस्तक। मैंने एहतियात से दरवाज़ा खोला तो एक अजीब सी हालत में औरत सामने खड़ी थी, जिसका चेहरा धूप और थकान से झुलता हुआ लग रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 50 से 55 साल के करीब लग रही थी और हाल देखकर लगता था कि वो काफ़ी अरसे से सड़क पर रह रही थी। उसने मुझसे एक अजीबो-गरीब तजवीज़ पेश की कि हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं।
मैं हैरान और परेशान हुआ और पूछा कि कैसे। बग़ैर किसी झिझक के उसने मुझे अपनी औरत होने की ख़ास खिदमात पेश की। मुझे फ़ौरन महसूस हुआ कि कुछ गलत होने वाला है, तो मैंने उसे मजबूती से मना कर दिया और कहा कि चली जाए। मैंने सोचा कि बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा और वक्त गुजरा, लेकिन उस वाक़ये की बेजारी मेरे जहन से नहीं जा रही थी। फिर अचानक से मेरी घबराहट बढ़ गई जब किसी ने ज़बरदस्ती मेरी गाड़ी में घुसने की कोशिश की। इस बार जिस शख्स ने ये कोशिश की उसने स्क्रीम वाली मास्क पहनी हुई थी, जो फ़ौरन ही खौफ पैदा कर गई। मैंने फ़ौरन रिएक्ट करते हुए इस शख्स को धक्के देकर बाहर गिरा दिया और दरवाज़ा जल्दी से लॉक कर लिया। लेकिन मुझे पूरी तरह यकीन था कि ये वही औरत थी, क्योंकि उसका लिबास भी वैसा ही था। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने फ़ौरन इंजन स्टार्ट किया और वहाँ से निकल गया, ये समझ कर के ख़तरा अब चला जाएगा। लेकिन रात का असली खौफ अभी बाकी था। जब मैंने मोटरवे पर वापस ड्राइव शुरू की तो दूसरी ड्राइवर्स ने हॉर्न बजाना और इशारा करना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो गाड़ी के पीछे की तरफ बार बार इशारा कर रहे थे। मैं घबरा कर अगले किसी महफूज जगह पर रुक गया। टॉर्च लेकर गाड़ी से उतरकर आसपास का जायज़ा लिया और तभी मेरी नज़र उसी औरत पर पड़ी। वो मेरी गाड़ी के पीछे चिपकी हुई थी और भागने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं वो कैसे गाड़ी के पीछे चिपक गई थी। जब मैंने पेट्रोल पंप से ड्राइव करना शुरू किया, ये मंज़र इतना हैरानकुन था और खौफनाक था कि मेरी रूह कांप गई। उसकी असल नीयत क्या थी ये मुझे कभी पता नहीं चल सका। शायद वो किसी तरह से कैबिन में घुसकर मेरे पैसे या ट्रेलर का सामान चाहती थी। अगर ऐसा था तो मुझे शक है कि उसके साथी भी आसपास ही छुपे होंगे उस जगह पर। खुदा का शुक्र है कि मुझे उसकी असल नीयत का पता चलने का मौका नहीं मिला। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों का मौसम में 2022 में तकरीबन मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में एक समर क्लास लेने का फ़ैसला किया। इसका मकसद ये था कि मैं अपने कुछ कोर्स के क्रेडिट्स जल्दी मुकम्मल कर लूँ। मैंने हिस्ट्री का सब्जेक्ट चूज़ किया। इस क्लास के दौरान मेरे प्रोफेसर ने एक प्रोजेक्ट दिया कि मैं पाकिस्तान के किसी तारीख़ी मकाम का दौरा करूं, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी पंजाब के इलाके रावलपिंडी में थी और उस मकाम के बारे में एक रिपोर्ट लिखूं कि वो तारीख़ी तौर पर कितना अहम है। इत्तेफाक से मुझे ऑनलाइन मालूम हुआ कि रावलपिंडी के बाहर टैक्सीला के करीब एक पुराना किला मौजूद है जो 1857 की जंग आज़ादी के दौर का है। अब उस किले को एक पार्क में तब्दील कर दिया गया है और ये जगह मेरी यूनिवर्सिटी से सिर्फ 50 मिनट की दूरी पर थी, यानी थोड़ी ही ड्राइव करके जाना पड़ना था मुझे। ये मेरे लिए बेहतरीन था क्योंकि मैं क्लास के बाद आसानी से वहाँ जा सकता था और प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकता था। जब मैं वहाँ गया तो हर चीज़ बिल्कुल मामूल के मुताबिक थी। वहाँ एक प्लेग्राउंड था, चलने के रास्ते थे और रास्ते के इर्द गिर्द जंग के हवाले से मालूमाती बोर्ड्स लगे हुए थे जो बताते थे कि वो किला किस तरह और उस वक्त किस तरह इस्तेमाल हुआ। मेरे जहन के किसी कोने में मुझे एहसास था कि शायद वहाँ उस दौर के कुछ रूहें मौजूद हों, मगर मैंने ख़ुद को इस एहसास से दूर नहीं किया और डरने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि मैं तो शायद चाह रहा था कि ऐसा हो और ये मेरी गलत फहमी थी। बल्कि ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने ख़ुद को किसी भी तजुर्बे के लिए खुला छोड़ दिया हो। मैंने वहाँ घूम फिर कर कुछ तस्वीर लीं और मुझे कोई अजीब या गैर मामूली चीज़ महसूस नहीं हुई। मुझे जो मालूमात चाहिए थी वो इकट्ठी की और घर चला गया। शायद उसी रात या अगले दिन मुझे पहली दफ़ा कुछ अजीब महसूस हुआ। जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो अचानक मेरे जहन में एक नाम गूंज उठा। ये नाम मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। सुनाई दिया जैसे ये बहुत ही पुराने ज़माने का नाम हो और मेरे ख़ानदान में भी शायद किसी का ये नाम नहीं था। मैंने इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गया। लेकिन अगली सुबह जब मुझे
वो अजीब नाम याद रहा, इसलिए सिर्फ क्यूरियोसिटी में मैंने उस नाम को गूगल पर सर्च किया। पता चला कि जो नाम मुझे सुनाई दिया था, क्लार्क कोबिन, असल में हेनरी क्लार्क कोबिन का था। वो एक जनरल था, एक नशवीली के मुकाम पर जंग में जो 1864 में हुई थी, जब अंग्रेज़ फ़ौजों की भागी लश्करों के ख़िलाफ़ जंग की थी। पहले मैंने बताया था कि उस पार्क में जंग आज़ादी के हवाले से बहुत सी इंफॉर्मेशन बोर्ड्स थे, मगर उनमें कभी मैंने हेनरी क्लार्क कोबिन का नाम नहीं देखा। बाकी लोगों के नाम थे, लेकिन उसका नहीं था। जब मैंने दोबारा भी देखा कि शायद मैंने नाम गलती से ना भी देखा हो, तो भी उसका कोई तज़किरा नहीं था। इसीलिए मुझे लगता है कि ये किसी रूह का राब्ता था। हो सकता है कि वो खुद जनरल कोबिन की रूह हो, या उसके कोई सिपाही जो उसे ढूंढ रहे हों। जो भी है, ये एक अजीब लेकिन दिलचस्प तजुर्बा था जो मेरी हिस्ट्री क्लास की प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा मज़ेदार और यादगार बना गया। मैंने अपने प्रोफेसर को भी ये वाक़या बताया तो वो भी बहुत मुतासिर हुई और कहने लगी कि काश वो भी ऐसा कुछ महसूस कर पाती। मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैं खुद भी तारीख़ की दीवानी हूँ, मगर मैं खुश हूँ कि ये तजुर्बा एक अच्छा था और किसी डरावने हादसे में नहीं बदला, जैसे मेरे कुछ दोस्तों या ख़ानदान के लोगों के साथ हुआ था। मुझे लगता है कि मिस्टर कोबिन सिर्फ ये चाहते थे कि कोई उन्हें याद रखे, और उन्होंने वाकई मुझे एक ऐसी याद दी जो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के वो बचपन के लम्हे जो यादगार बन गए, वो पाकिस्तान के एक शहर किलकित के इलाके में गुज़रे, जहाँ मेरे दादा दादी रहते थे। वहाँ का माहौल बहुत पुरसकून, शांत और महफूज था। साल 2008 में, उस साल दादा के इंतकाल के बाद, मेरे चाचा ने अम्मी को कॉल की और कहा तुम्हारे बच्चों में से किसी एक को यहाँ भेजो दादी का बाग संभालने के लिए। वो उदास रहती हैं और सब कुछ अकेले नहीं कर पा रही। मैंने बगैर किसी देर के फ़ौरन हाँ कर दी। 3 हफ्तों के लिए गिलगित किया। दिन भर अपने छोटे कज़न के साथ मिट्टी खोदता, पौधों को पानी देता और कोशिश करता कि मुरझाए हुए बाग में दोबारा ज़िंदगी भर दूँ। लेकिन वो घर, वो हमेशा अजीब सा महसूस होता था। 1950 के करीब बनाया गया था और कई मरतबा दरियाई सैलाब से गुज़रा था। फर्श वहाँ का तो ऐसे लगता था जैसे थक सा गया हो। हर कदम पर चीख था, जैसे अंदर कई राज छुपाए बैठा हो। घर के सामने का लॉन इतना बड़ा था कि लोग कभी कभी उसे पार्क समझ लेते थे, लेकिन कोई कभी वहाँ देर तक रुकता नहीं था। फिर था वो बेसमेंट, 20 से 30 सीढ़ियाँ नीचे ले जाने वाली, पतली और चीखती हुई, जो एक आम बेसमेंट से बहुत गहरी थी। वो पूरे घर के नीचे फैली हुई थी, असल मंजिल से भी बड़ी। सिर्फ उसका साइज़ ही नहीं, उसकी महसूसियत भी अजीब थी। ठंडा, बेजान और सांस लेना भी मुश्किल था वहाँ पर। जैसे हवा वहाँ ऐसी थी जैसे सालों से कैद हो। वहाँ पुरानी गुजरी हुई चीज़ें रखी थीं, पुरानी गुड़ियाँ, खिलौने जो 97 के आसपास के थे, जैसे किसी के वापस आने का इंतज़ार कर रहे हो वो। लेकिन मैं उस वक्त 16 साल का था और दादी ने मेरे लिए बेसमेंट में छोटी सी अपार्टमेंट जैसी जगह बना दी थी। छोटी थी लेकिन अपनी जगह थी, अच्छी लगती थी, जब तक पहली रात नहीं आई। मैं अचानक जाग गया, कोई ख्वाब नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस अचानक आँख खुली। अंधेरे में घड़ी की लाल रोशनी में चमक देखी। बिल्कुल ठीक 3 बज रहे थे। आंखें झपकाई और महसूस किया कुछ अजीब था। बिस्तर बिल्कुल ठीक था, शीट्स बिल्कुल टाइट, कॉर्नर्स बिल्कुल ठीक, जैसे रात भर हिला ही ना हूँ मैं, जैसे किसी ने मुझे बस उठाकर वहाँ लिटा दिया हो। फिर वो ठंड महसूस हुई, ऐसी ठंड नहीं कि कंबल ओढ़ना पड़े, ना ही बर्फ़ानी तूफ़ान वाली। ये तो ऐसी ठंड थी जैसे कब्र की हो। ये तो ऐसी ठंड थी जो कि बहुत ही अजीब थी, जो सीधा हड्डियों तक उतर रही थी। सांस लेने पर धुंध हवा में तैरती थी। बेडशीट सख्त हो गई थी, दांत आपस में टकराने लगे। मैं गोल होकर लेट गया, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। हर तरफ सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो सिर्फ आवाज़ों की नहीं, ज़िंदगी की भी कमी हो। ना किसी पाइप की आवाज़,
ना खिड़कियों से गुजरती हवा, ना पुराने घर की चीख। हर कोने में अंधेरा हिलता हुआ महसूस हुआ था, या शायद मुझे लगता था। लेकिन जितना ज़्यादा देखता उतना ही यकीन होता कि मुझे कोई देख रहा है। बस उसी वक्त मैं टूट गया, बिस्तर का कंबल उछाला, तकिया उठाया और भाग गया। वो कॉरिडोर सिर्फ 10 फुट लंबा था, लेकिन उस वक्त लग रहा था जैसे ख़त्म ही ना हो रहा हो। हर कदम डर के खिलाफ जंग थी। जब मैंने वहाँ से कदम बाहर रखा तो हरारत वापस नॉर्मल हुई, लेकिन मैं नहीं रुका। सीढ़ियों की तरफ भागा, फिसला, नीचे गिरा और पहलू में दर्द भर गया। फिर भी रुका नहीं, घसीटता हुआ जैसे कोई मेरी पीठ पर था। सीढ़ियों पर पैर टकरा गया, लकड़ी पर नाखून रगड़ते हुए ऊपर की तरफ चढ़ गया और सिर्फ तब रुका जब ऊपर लाउंज में काउंच तक पहुंच गया, जहां सांस लेना मुश्किल हो गया था। सुबह दादी ने मुझे वहां देखा, मुस्कुराई और बोली, तुम्हें वहां नीचे अच्छा नहीं लगा क्या? मैं कमज़ोर सी हंसी में हंसा और कहा, हाँ, मुझे ऊपर ही अच्छा लगता है बस। सालों तक मैं खुद को ये कहता रहा, मैं सिर्फ घबरा गया था। बेसमेंट वाकई डरावना था, लेकिन शायद मैं सिर्फ थक गया था या कोई अजीब सा ख्वाब था। उस रात के बाद मैंने कभी किसी चेहरे को नहीं देखा, ना ही कोई साया, लेकिन महसूस करता रहा कि कोई था और वो मुझे बताना चाहता था कि मैं अकेला नहीं हूँ। खुशी है कि मुझे वहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ा, वरना शायद वो कुछ और दिखाता मुझे, कुछ और बताता मुझे। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर सऊदी अरब के रोड पर ड्राइव करता था, लेकिन अगर पाकिस्तान में सोचा जाए तो मैं अक्सर लाहौर से कोयटा तक का लंबा सफ़र करता था। ये तकरीबन 16 से 20 घंटे का सफ़र होता था, मौसम और ट्रैफिक के मुताबिक। एक दफ़ा मैं एक रेस्ट एरिया पर रुका ताकि ज़रा पाँव सीधा करूं और वाशरूम का इस्तेमाल करूं और शायद कुछ ठंडा ले लूं। जब मैं बाथरूम गया तो 3 मजबूत और दाढ़ी वाले आदमी वहां मौजूद थे, कमर से नीचे बिल्कुल नंगे और आपस में अजीबोगरीब हरकत करते हुए। शायद वो नशेड़ी थे। मैं उन्हें देखता हूँ। 2 ने मुझे देखा, लेकिन तीसरा वही काम करता रहा। शायद वो कुछ अपनी नशियावर चीज़ बना रहा था। खैर, सबसे अजीब बात ये थी कि मेरे जहन में बस ये ख्याल आया कि ये फर्श कितना गंदा होगा। एक और वाक़या उस वक्त का है जब मैं रात के वक्त ड्राइव कर रहा था और अचानक गाड़ी से अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई चीज़ नीचे अटक गई हो। रात के 2 बज रहे थे। मैं एक रेस्ट एरिया में रुक गया जो रोशन था। मेरा दोस्त जो कि साथ वाली सीट पर ही सो रहा था, उसे उठाया, उसे बताया और हम दोनों गाड़ी से बाहर निकले। हमें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ कोई और गाड़ी नहीं थी, लेकिन इस इलाके में बच्चों के अगवा और ट्रैफिकिंग के किस्से आम थे, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि जाकर देखा जाए। हम फ्लैशलाइट लेकर आवाज़ की तरफ चल दिए जो वॉशरूम से आ रही थी। जब हम करीब पहुँचे तो मालूम हुआ ये आवाज़ औरतों के बाथरूम से आ रही है, एक हल्की सी रोने की आवाज़। हमने सबसे बुरा सोच लिया। जब अंदर गए तो सोचा कि कोई बच्चा शायद मार खाया हो या कुछ और बुरा हुआ हो, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ वो आवाज़ बरकरार थी जो क्लियरली बाथरूम से आ रही थी। हमने लाइट्स ऑन की, हर स्टॉल चेक किया, कचरा देखा, लेकिन कुछ मिला नहीं। फिर हमने ये देखना शुरू किया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। क्या ये छुपी हुई स्पीकर है? क्या हम किसी टीवी शो का हिस्सा तो नहीं बन रहे? मेरा दोस्त एक स्टॉल के ऊपर चढ़कर वहाँ की छोटी सी खुली हुई हवादारी को बंद करता है और आवाज़ फ़ौरन बंद हो जाती है। वो दोबारा खोलता है, लेकिन आवाज़ वापस नहीं आती। हम एक दूसरे को घूर के देखते रहे। फिर अचानक बिना छुए ही वो खिड़की ज़ोर से बंद हो जाती है। हम फ़ौरन बाथरूम से निकलते हैं। जैसे ही हम गाड़ी के पास फिर से आए, आवाज़ दोबारा 10 सेकंड के अंदर शुरू हो गई। हम फ़ौरन पार्किंग से निकल गए, लेकिन वो अजीब सी आवाज़ अभी भी आ रही थी। इस बार कुछ दूर जाकर हम एक और ट्रक स्टॉप पर रुके जो काफ़ी रोशन था उसके मुकाबले, जहाँ कुछ ट्रक ड्राइवर्स भी थे।
हमने गाड़ी के नीचे देखा तो एक लाल और चांदी रंग का मेटल का टुकड़ा अटका हुआ था जो रोड और गाड़ी के दरमियान फंसा हुआ था, तकरीबन आधा ही इंच ऊपर ज़मीन से, जिससे कि हम अगर ट्रक में बैठे होते तो वो यकीनन ज़मीन से टकरा रहा होता। हाथ से निकालने की कोशिश की लेकिन नहीं निकला, तो हमने सोचा कि वापस जाकर किसी मैकेनिक से निकलवा लेते हैं। एक हफ़्ते बाद जब मैं मैकेनिक के पास गया तो पता चला ये टुकड़ा किसी बच्चे की ट्राईसाइकिल का हिस्सा था, वो हिस्सा जहां बच्चे पीछे खड़े होकर राइड करते हैं। मुझे नहीं पता कि इन दोनों वाक़यात का आपस में कोई ताल्लुक़ है या नहीं, लेकिन ये दोनों लम्हे मेरे लिए बहुत ही डरावने थे। मैं एक लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं रोज़ाना अजीबो-गरीब और डरावनी चीज़ें देखता हूँ। ये वाक़या उस वक्त का है जब मैं एक लॉन्ग रूट पर था। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे और मुझे अपनी आधा घंटा ब्रेक लेनी थी। मैंने अपना ट्रक एक खुली जगह पर रोका, अपना ब्रेक लॉक किया और ख़ुद के लिए एक सैंडविच बनाया। जब मैं सैंडविच खा रहा था तो देखा कि एक गाड़ी मेरे ट्रक के पीछे आई और रुक गई। पहले मुझे कोई खौफ नहीं आया, लेकिन फिर मैंने देखा कि एक शख्स उस गाड़ी की हेडलाइट्स में नज़र आया। वो मेरे ट्रेलर के ड्राइविंग सीट के पीछे आया और हाथ से मेरे ट्रेलर को छूने लगा। मुझे शक हुआ तो मैंने अपने स्लीपर से पिस्टल निकाली, रेडी की, मगर कमर में रख ली और ट्रक से बाहर आया। मैं कुछ कदम पीछे गया, हाथ पिस्टल पर रखा हुआ था और फ्लैशलाइट उस शख्स पर डाली। वो एक अजीब सी शक्ल वाला आदमी था, गंदा सा, सफ़ेद कोट पहने हुए, बालों में उलझन सी थी उस पे और गंजा था। वो मेरे ट्रेलर साइड को कुछ रगड़ रहा था। मैंने चीख कर उसे रुकने को कहा। उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और बग़ैर नज़र हटाए मेरे करीब आने लगा। मैं पीछे की तरफ चलते चलते ट्रक के दरवाजे तक गया, दरवाज़ा खोला, अंदर गया और दरवाज़ा लॉक कर लिया। वो आदमी ट्रक के पास आया, मुस्कुराता रहा। मुझे लगा कि वो कुछ जहनी मसाइल का शिकार है। जैसे ही ब्रेक ख़त्म हुई और मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा, ट्रक अचानक हिल गया। मैं ड्राइवर साइड के मिरर में देखता हूँ, कुछ भी नहीं था। फिर जब पैसेंजर साइड का मिरर देखता हूँ तो देखता हूँ कि ट्रक के स्टेप पर एक पुरानी चुड़ैल जैसी औरत का चेहरा मेरे शीशे से चिपका हुआ था। हंस रही थी, दांत तो सारे टूटे हुए थे, गर्दन लेफ़्ट से राइट हिलती जा रही थी और उसकी सांस से शीशा धुंधला होता जा रहा था। मैं डर के मारे जैसे सीट के अंदर समा गया हूँ, लेकिन ये सब ख़त्म नहीं हुआ। वो आदमी ड्राइवर सीट के स्टेप पर चढ़ गया और मेरा शीशा चाटने लगा। चुड़ैल हाथ से शीशे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी। वो आदमी चिल्लाने लगा कि दरवाज़ा खोलो। अब मुझे असली खौफ महसूस होने लगा। मैंने पिस्टल निकाला और जैसे ही उसे निकाला, चुड़ैल फ़ौरन गायब हो गई। लेकिन वो आदमी हंसने लगा, जंप करने लगा और नीचे ज़मीन पर उतर गया। मैं फ़ौरन ट्रक चलाया और वहाँ से भाग गया। अच्छा ये था कि मुझे पीछे कोई हेडलाइट्स नज़र नहीं आई मेरा पीछे करते हुए। शुक्र था। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।